अब हम पढ़ेंगे क्लास 11th का एक चैप्टर एटॉमिक स्ट्रक्चर। ठीक है, और इसमें हम एटम्स के बारे में पढ़ते हैं मेनली, और इस चैप्टर में हम आगे बढ़ते हैं, कंटिन्यू करते हैं। और इस चैप्टर की पहली लाइन थोड़ा सा बेसिक है, बिल्कुल सिंपल सी, कि एवरीथिंग अराउंड अस इज़ मेड अप ऑफ एटम्स, यानी कि हमारे आसपास जो भी चीज़ें बनेंगी या बन रही हैं वो सब, या बन चुकी हैं, वो सभी क्या हैं, किससे बनी हुई हैं? एटम से बनी हुई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर हम खिलौनों की बात करें, टॉयज़, तो टॉयज़ एटम से बने होते हैं। ठीक है, वहीं अगर हम बात कर लें स्कल्पचर्स, ठीक है, मूर्तियाँ वगैरह, तो ये भी एटम से बनी है। हम सेल फ़ोन की बात कर लें तो सेल फ़ोन भी एटम से बना है। हम कोई भी मशीन की बात कर लें, वो एटम से बनी है। ठीक है, या फिर बहुत बेसिक सी चीज़ मैं बता दूं आपको, विंग्स ऑफ बर्ड्स, ठीक है, जो पक्षी होते हैं हमारे, उनके जो पर होते हैं वो भी एटम से बने होते हैं। एटम को समझाने वाले सबसे पहले व्यक्ति महर्षि कनद थे। महर्षि कनद का कहना था कि उन्होंने एटम को समझा है, उन्हें पढ़ा है, और उन्होंने एटम को उस टाइम पर परमाणु नाम दिया था। ठीक है, जिसका मतलब होता है एक तरह से बहुत ही छोटी सी चीज़। आफ्टर महर्षि कनद जॉन डाल्टन पहले साइंटिस्ट बने, वेस्टर्न साइंटिस्ट थे ये पहले साइंटिस्ट बने जिन्होंने एटम के बारे में कोई थ्योरी दी, इसको हम एटॉमिक थ्योरी कहते हैं। और डाल्टन की ये एटॉमिक थ्योरी कहती है कि जो एटम्स होते हैं वो इंडिविजिबल होते हैं, यानी कि वी कैन नॉट फर्दर डिवाइड देम, एटम्स आर इंडिविजिबल। नेक्स्ट, they are indestructible, they are indestructible। ठीक है, उन्हें हम डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट, जो एटम होते हैं वो मैटर की सबसे छोटी यूनिट होते हैं, तो एटम्स आर द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ मैटर। आफ्टर दैट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम, ठीक है, तो एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट आर डिफरेंट, अलग अलग एलिमेंट्स के एटम अलग अलग होते हैं। ठीक, और क्या बोला था इन्होंने, और उन्होंने बताया था कि एटम्स आर इलेक्ट्रिकली, एटम्स आर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी कि एटम पर कोई भी चार्ज नहीं होता है। और क्या, और इन्होंने कहा था कि एटम्स आर स्फेयर इन शेप, इन्होंने कहा था एटम्स आर स्फेयर इन शेप। ठीक है, एटम्स शेप में स्फेयर जैसे होते हैं। जी.जे. स्टोनी, जिन्होंने ये बोला था कि हाँ एटम पे कहीं ना कहीं कोई चार्ज पार्टिकल मौजूद है। ठीक है, और उसी चार्ज पार्टिकल को प्रूव किया माइकल फैराडे ने। माइकल फैराडे ने क्या किया, माइकल फैराडे ने एक बड़ा सा कंटेनर लिया, उसमें पानी भर दिया, ठीक है, और इसमें 2 पेंसिल की रॉड लगा दी, और इनको बैटरी टर्मिनल से ऐड कर दिया, इनको बैटरी टर्मिनल से ऐड कर दिया। अब इसमें उठे पानी के बबल्स, जिससे कंफर्म हुआ कि एटम पर कोई चार्ज पार्टिकल होता है। ठीक है, तो दिस एक्सपेरिमेंट, ये जो एक्सपेरिमेंट माइकल फैराडे ने किया, दिस एक्सपेरिमेंट shows the presence of electrically charged particle on atom। ठीक है,
एटम पर इलेक्ट्रिकली चार्ज पार्टिकल होता है, ये बात ऐसे प्रूव हुई। उसके बाद हम पढ़ते हैं आर ए मिलिकन का ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट। ठीक है, आर ए मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट क्या कहता है, ठीक है, इसको समझना थोड़ा सा ध्यान से। आर ए मिलिकन ने एक मेटालिक कंटेनर लिया, उसके अंदर 2 प्लेट्स लगा दी। ठीक है, एक पॉजिटिव प्लेट लगाई और एक नेगेटिव प्लेट लगाई। ये नेगेटिव वाली है, ये पॉजिटिव वाली है। अब ऊपर लगाया उन्होंने एटोमाइज़र। ऊपर क्या लगाया, एटोमाइज़र। एटोमाइज़र में उन्होंने फिल करके रखा था ऑयल। ठीक, एटोमाइज़र क्या होता है, आप कभी बार्बर की शॉप पे गए हो तो बार्बर क्या करता है, नाई क्या करता है, उसके पास एक बॉटल होती है जिससे वो स्प्रे करता है पानी। तो उसमें क्या होता है कि पानी की जो एक एक ड्रॉप होती है वो बहुत सारे पार्टिकल्स में, छोटे छोटे पार्टिकल्स में टूट जाती है, तो वो होता है एटोमाइज़र। तो वही किया। अच्छा, इस एटोमाइज़र में था ऑयल, तो ऑयल को जब स्प्रे किया गया तो ऑयल के छोटे छोटे ड्रॉप्स निकल के बाहर आ गए कुछ इस तरीके से। ठीक है, अब यहाँ पर ये जो पॉजिटिव वाली प्लेट थी हमने लगा रखी है, इसमें छोटा सा हमने होल कर रखा है, पोर कर रखा है। ठीक है, इतना बड़ा होल है इसमें कि सिर्फ एक पार्टिकल, ऑयल का एक पार्टिकल ही वहाँ से यहाँ नीचे आ सकता है। जब वो नीचे आएगा तो यहाँ पर हमने लगाया है एक्सरे का सोर्स। ठीक, और एक्सरे के सोर्स के जस्ट सामने हमने लगा दिया माइक्रोस्कोप। अब माइक्रोस्कोप में हम उस चार्ज्ड ऑयल ड्रॉप को देख रहे हैं। जैसे ही ये ऑयल ड्रॉप यहाँ से आती है इधर की तरफ, तो हम इसको देख रहे होते हैं। ठीक है, और एक्सरे से हम उसको आयोनाइज करते हैं, तो उससे हमें पता चलता है कि इलेक्ट्रॉन पे कोई चार्ज होता है या नहीं होता है। तो आर ए मिलिकन के एक्सपेरिमेंट से इलेक्ट्रॉन का चार्ज निकल के आया था -1.602 इंटू 10⁻⁻19 कूलम्ब। ये आर ए मिलिकन ने एक्सपेरिमेंटली उसको डिटरमाइन किया था। अब बात आती है डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन ने की थी। ठीक है, अब जे थॉमसन ने क्या किया, ये इस तरह का सेटअप बनाया जे थॉमसन ने और उसको आगे प्रोसीड कराया। ठीक, तो इसमें क्या क्या चीज़ें लगी थी, तो जे थॉमसन ने सबसे पहले इसमें लिया डिस्चार्ज ट्यूब। क्या लिया, डिस्चार्ज ट्यूब। उसी के साथ साथ जे थॉमसन ने इसमें लो प्रेशर लिया। अब वो प्रेशर कितना था, प्रेशर था समथिंग अबाउट 10⁻³ ATM के करीब प्रेशर हुआ करता था। ठीक है, और जे थॉमसन ने इसमें लिया हाई वोल्टेज। क्या लिया, हाई वोल्टेज। वोल्टेज कितना था, वोल्टेज था आपका अबाउट 10,000 वोल्ट्स। ठीक, उसके बाद इन्होंने इसमें ली फ्लोरोसेंट स्क्रीन। उसके बाद इन्होंने ली फ्लोरोसेंट स्क्रीन, जो कि बनी होती है जिंक सल्फाइड की, जो कि बनी होती है जिंक सल्फाइड की। सारी चीज़ें क्यों ली, किस वजह से ली, सब अभी हम बात करेंगे। ठीक है, ZnS। ठीक, और लास्ट इन्होंने जो चीज़ ऐड की अपने एक्सपेरिमेंट में वो थी कैथोड एंड परफोरेटेड एनोड। वो क्या थी, कैथोड एंड परफोरेटेड एनोड। अब ध्यान से ये वाला डायग्राम देखना एक्सपेरिमेंट में। हाँ, डायग्राम देखना। ये हमने जो ट्यूब लिया हुआ है बड़ा सा, इसको हम बोलते हैं डिस्चार्ज ट्यूब। ठीक है, डिस्चार्ज ट्यूब को हमने कनेक्ट किया एक बैटरी टर्मिनल से। यहाँ पर हाई वोल्टेज सप्लाई दे दी हमने। ठीक है, अब इसमें हमने लिया एक तरफ कैथोड लिया और एक तरफ एनोड लिया, लेकिन एनोड था परफोरेटेड। परफोरेटेड एनोड थोड़ा सा ऐसा दिखता है, टूटा हुआ। परफोरेटेड मतलब जिसमें पोर्स हो, परफोरेटेड मतलब जिसमें पोर्स हो। ठीक है, उसे हम बोलते हैं परफोरेटेड। तो एनोड लिया हमने परफोरेटेड। अच्छा, जब कैथोड से रेज निकलती हैं, जब ये हाई वोल्टेज आया, लो प्रेशर आया, कैथोड है, तो कैथोड से कुछ रेज निकल के कहाँ गई, एनोड की तरफ गई। जब कैथोड से रेज निकल के एनोड की तरफ गई
तो कैथोड रेज ट्रांसपेरेंट होती हैं, उनका कोई कलर नहीं होता, वो दिखती नहीं है, ठीक है। तो अब उन्हें कंफर्म करने के लिए कि हाँ यहाँ पे कोई रेज निकली है या नहीं निकली है, तो हमने क्या किया, बिल्कुल एंड पर, इधर एंड पर हमने लगा दिया जिंक सल्फाइड की स्क्रीन लगा दी, ठीक है। जिंक सल्फाइड की स्क्रीन पे जैसे ही ये कैथोड रेज पड़ी, उन्होंने ग्रीन कलर का ग्लो देना चालू कर दिया, उन्होंने ग्रीन कलर का ग्लो देना चालू कर दिया, ठीक है। तो इससे कंफर्म हुआ कि हाँ कैथोड से कोई रे निकलती है, ठीक। यहाँ तक आई बात समझ में, इसमें कोई समस्या, ठीक है। अब इसी एक्सपेरिमेंट को हम कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं या फिर डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट भी कहते हैं। अब कुछ पॉइंट्स कैथोड रेज के बारे में। तो जो कैथोड रेज होती हैं वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं, वो एक स्ट्रेट लाइन में चलती हैं विद अ हाई वेलोसिटी, और वो स्पीड कितनी होती है, वो स्पीड होती है आपकी 10⁹ सेंटीमीटर से 10⁻11 सेंटीमीटर पर सेकेंड की स्पीड होती है, ठीक है। नेक्स्ट, कैथोड रेज कैन कास्ट शेडो, कैथोड रेज शेडो बना सकती हैं। जैसे ये वाले एग्जांपल में आप देख सकते हो, ये वाली इमेज में, तो ये हमने बीच में ऑब्जेक्ट रखा है, उधर से कैथोड रेज आ रही हैं, ये ऑब्जेक्ट रख दिया, तो यहाँ पर उस ऑब्जेक्ट की शेडो ऐसी बन गई है, ठीक है। कैथोड रेज प्रोड्यूसेस ग्रीन ग्लो, तो यहाँ पर देखिए आप ग्रीन कलर का ग्लो देखने को मिल रहा है आपको, ठीक है। कैथोड रेज पजेस सम काइनेटिक एनर्जी, है ना। इसका भी एग्जांपल है कि कैथोड रेज सिर्फ रेज नहीं होती, ये एक पार्टिकल होता है ना। और ये जब किसी भी अगर ऑब्जेक्ट से भिड़ेंगे तो ये ऑब्जेक्ट को मूव कराने की कोशिश करते हैं, ठीक है। अगर हम यहाँ पर इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई व्हील रख दें, छोटा सा स्पिनिंग व्हील रख दें, ठीक है, तो जब यहाँ से कैथोड रेज आएगा, इस स्पिनिंग व्हील पर पड़ेगा, तो ये स्पिनिंग व्हील रोटेट करने लगेगा, घूमने लगेगा, ठीक। इसका मतलब होता है कि कैथोड रेज में कहीं ना कहीं कुछ काइनेटिक एनर्जी मौजूद है। कैथोड रेज कैन बी डिफ्लेक्टेड बाय इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। अब ये वाले डायग्राम में देखना, ये वाला डायग्राम में क्या हो रहा है कि ये डिस्चार्ज ट्यूब है, इसमें ये जो ग्रीन कलर का लाइट देख रहे हो आप, ये कैथोड रेज है, ठीक है। हो क्या रहा है कि हमने जैसे ही मैग्नेट लगाया, ये कैथोड रेज जो अभी सीधी जा रही है ये नीचे की तरफ टर्न हो जाएगी, मैग्नेट हटा देंगे वापस सीधी हो जाएगी। ऊपर से हम इलेक्ट्रिक फील्ड लगा देंगे तो ये ऊपर की तरफ टर्न हो जाएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड हटा देंगे तो ये वापस से सीधी हो जाएगी। तो जो कैथोड रेज होती हैं वो इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के थ्रू डिफ्लेक्ट हो सकती हैं, ठीक, इन प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट, कैथोड रेज कंसिस्ट ऑफ मटेरियल पार्टिकल्स। अभी मैंने बताया था कि अगर हम इस जगह पे, इस ऑब्जेक्ट की जगह कोई व्हील रख दें और रेज सामने से आए तो ये व्हील रोटेट होना चालू हो जाएगा। इसका मतलब है इसमें कहीं ना कहीं कुछ पार्टिकल कैरेक्टर है जिस पे कोई मास या वेलोसिटी है, अगर पार्टिकल कैरेक्टर है तो उस पर काइनेटिक एनर्जी का होना भी कंपलसरी है, ठीक। लास्ट पॉइंट, द E/M रेशियो ऑफ कैथोड रेज इज ऑलवेज फिक्स्ड, यानी कि E का मतलब है यहाँ पर चार्ज, M का मतलब है यहाँ पर मास। तो चार्ज बाय मास रेशियो किसी भी कैथोड के लिए कैसा रहेगा, फिक्स रहेगा। तो द E/M वैल्यू फॉर कैथोड रेज वो ये इतनी आती है 1.76 × 10⁻11 कूलम्ब पर किलोग्राम, ठीक है। अब आर.ए. मिलिकन का जो एक्सपेरिमेंट था उससे हमने चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन निकाल लिया था इतना, और E/M की वैल्यू हमें पता चल गई यहाँ पे कितनी होती है, ठीक है। ये E/M की वैल्यू हमने निकाल ली है। अब अगर हम इससे बोलें कि हमको चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन पता है, E/M की वैल्यू पता है, तो हम मास निकालना चाहें तो क्या मास नहीं निकाल सकते हैं? बिल्कुल निकाल सकते हैं, है ना। तो वो कैसे निकालोगे? तो E की वैल्यू हम मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, प्लस माइनस नहीं लेंगे, मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, तो 1.602 × 10⁻19 कूलम्ब। प्लस माइनस क्यों नहीं लिया? क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे नेगेटिव चार्ज है इसलिए इसकी वैल्यू नेगेटिव में आती है, ठीक। अगर हमको मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट करना हो, इफ वी हैव टू कैलकुलेट द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है,
तो वैल्यू क्या हो जाएगी, तो हो जाएगा E अपॉन 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। ठीक है, और चार्ज की वैल्यू हम E की वैल्यू रख सकते हैं। तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल्स टू 1.602 इंटू 10⁻19 कूलॉम अपॉन 1.76 इंटू 10⁻11 कूलॉम पर किलोग्राम। ठीक, अब इसको सॉल्व करो। जब इसे सॉल्व करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन विल बी 1.602 अपॉन 1.76 इंटू 10⁻19। ये 10⁻11 ऊपर चला जाएगा तो हो जाएगा 10⁻11। कूलॉम से कूलॉम कैंसिल हो जाएगा, किलोग्राम पर किलोग्राम ऊपर जाएगा तो हो जाएगा किलोग्राम। और जब ये सॉल्व करोगे तो मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपका निकल के आएगा 9.109 इंटू 10⁻31 किलोग्राम। ठीक, तो ये आ गई आपकी मास की वैल्यू। ठीक है, समझ गए। अब कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स थोड़ा सा हम पढ़ लेते हैं। तो पहला, चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलॉम्ब। चार्ज ऑफ 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलॉम्ब। या फिर इसी को हम और क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। ठीक है, अब ध्यान देना है यहाँ पे 1 मोल में कितनी वैल्यूज़ होती हैं। तो 1 मोल इज इक्वल्स टू 6.022 इंटू 10⁻23। ठीक, इसको हम कहते हैं एवोगैड्रो नंबर। इसको हम क्या कहते हैं, एवोगैड्रो नंबर, और रिप्रेजेंट करते हैं Na से। ठीक है, तो 1 मोल में इतने नंबर होते हैं, तो 1 मोल में कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो 1 मोल कंसिस्ट ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 electrons are in 1 mole। तो चार्ज ऑफ 6.022 इंटू 10⁻23 इलेक्ट्रॉन इज 96,500 कूलॉम, और इसी को हम बोलते हैं 1 फैराडे। इसी को हम क्या बोलते हैं, 1 फैराडे। अब ये 96,500 कूलॉम 1 फैराडे के बराबर कैसे आया, ये आप 12th क्लास में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नाम के चैप्टर में। ठीक है, आफ्टर दैट नेक्स्ट पॉइंट जो हमारे लिए मेन है वो है कि बीटा पार्टिकल्स गिवन आउट बाय रेडियोएक्टिव एलिमेंट्स आर इलेक्ट्रॉन्स ओनली। ठीक है, यानी कि कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जो बीटा पार्टिकल एमिट करती है उसमें सिर्फ इलेक्ट्रॉन ही निकलता है और कोई दूसरी चीज़ नहीं निकलती है। ठीक है, नेक्स्ट, मेटल फिलामेंट्स ऑन स्ट्रॉन्ग हीटिंग, metal filaments on strong heating give electron। ठीक है, अगर हम किसी भी मेटल फिलामेंट को बहुत ज़्यादा हीट कर देते हैं तो वो इलेक्ट्रॉन देने लगता है, और इसी को हम बोलते हैं थर्मो आयनिक एमिशन। दिस इज नोन एज थर्मो आयनिक एमिशंस। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आई, क्लियर हुआ, इसमें कोई दिक्कत नहीं। चलो ठीक है, आज के लिए इतना, फिर कल हम स्टार्ट करेंगे डिस्कवरी ऑफ प्रोटॉन।